जिंदगी जैसे चला गया। मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है। 238 कल था, उसका बाद। जय हिंद साथियों, हाल ही में हमने देखा कि बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है और ये बहुत दुखद घटना है। इसके बारे में कुछ कमेंट करना ठीक नहीं है। हालांकि ऐसा देख रहे हैं कि कुछ वाहियात किस्म के लोग हैं, उन्हें इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। वो यहाँ पे इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं ले रहा। जैसे देखा इसमें कि हमारे जो रेलवे मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनने यहाँ पे एकदम इसका संज्ञान लिया और ये जो हादसे की जो साइट थी वहाँ पे मौके पे वो पहुंचे भी और जो भी बेस्ट हो सकता था उन्होंने वो करने की कोशिश करी है। और हमें इस कठिन घड़ी में धैर्य से काम लेना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हमारी जो सरकार है वो इसके लिए यथोचित कदम उठाएगी और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इस तरह के जो दर्दनाक हादसे होते हैं, इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी वो कुछ उपाय निकालेगी। तो हमें अपनी सरकार के ऊपर विश्वास रखना होगा। पहली चीज तो ये है। अब यहाँ पे कोई किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन की बात नहीं हो रही है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे फिर किसी थर्ड फ्रंट की हो, बात उसकी नहीं है। कोई भी जानबूझ के इस तरह के हादसे नहीं करवाता है। कोई केंद्रीय मंत्री या फिर प्रधानमंत्री वो कोई ट्रेन में नहीं बैठे या फिर वो सिग्नल नहीं दे रहे हैं, उनके कारण ये हादसा नहीं हुआ है। जैसे वहां पे हमने देखा कि पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी जी भी वहां पे पहुंची और एक ANI की न्यूज हमें देखने को मिली जिसमें जो अश्विनी वैष्णव जी हैं रेल मंत्री, वो खड़े हुए थे और ममता बनर्जी भी वहां पे थी और वे कुछ कह रही थी और रेल मंत्री जी जो हैं वो बहुत ही धैर्य के साथ, धैर्य का परिचय देते हुए शांति के साथ वहां पे खड़े थे और जिस ह्यूमिलिटी के साथ वो वहां पे अपना पक्ष रख रहे थे, तो उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ममता बनर्जी जी वहां पे आई तो वो भी इसीलिए आई क्योंकि हादसा बेशक से उड़ीसा में हुआ है, लेकिन बंगाल जो है वो एडजेसेंट स्टेट है उड़ीसा की और वो ईस्टर्न जोन पड़ता है, तो ईस्टर्न जोन में फिर वो दोनों ही स्टेट आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल भी वहां पे आ गया और उसके जो पास में उड़ीसा है उसके नीचे वो भी आ गया। अब इस हादसे के बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हमने यहाँ पे ये करी कि जो कुछ लोग जो राजनीतिक लोग नहीं हैं लेकिन कोशिश करते हैं, चाटुकारिता के मारे हुए हैं, वो तो ट्विटर पे वो अपना कोई ममता बनर्जी को दोष दे रहा है। तो आप ट्विटर पे जाके चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन इस तरह की ओछी हरकतें कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ममता बनर्जी की साइड नहीं ले रहा। वो अगर आई थी तो वो इसीलिए आई थी जिस राज्य की वो मुख्यमंत्री है वहां पे एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी हुई है, तो वो वहां पे उनका आना बनता था। अगर वो ना आती तो फिर ये होता कि नहीं आई। लेकिन जो एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, अश्विनी वैष्णव जी और प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने भी जो इसका एक प्रतिक्रिया दी है और जिस तरह से उन्होंने मुस्तैदी के साथ उन्होंने जो भी अपने फैसले लिए हैं, हमें उस बात को भी एक्नॉलेज करना चाहिए, उस पर भी गौर करना चाहिए और समझना चाहिए कि वो अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का इससे कुछ लेना देना नहीं है वो कम से कम इतना कर सकते हैं कि चुप रह सकते हैं। सत्ता पक्ष को दोष देने से कुछ नहीं होने वाला। सत्ता पक्ष इसके लिए ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष वहां पे ट्रेन चला रहा था या सिग्नल दे रहा था, उनके कारण ऐसा नहीं हुआ है, वो मंत्रालय को संभाल रहे हैं। अब मंत्रालय में जो नीचे स्तर के जो कर्मचारी हैं, अगर उनके कारण ये गलती हुई है तो सत्ता पक्ष वालों को दोष देना कितना उचित है, यहाँ पे ये सोचने की बात है। और अगर जो विपक्ष है वो केंद्र सरकार के विरुद्ध कुछ बोलता है तो विपक्ष का काम है कमियां निकालना और सुधार के लिए रास्ते तैयार करना। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस एक्सीडेंट के बारे में कि ये क्यों हुआ। तो सबसे पहले तो मैं जो बताया जा रहा है उड़ीसा सरकार के जो आंकड़े हैं, तो अश्विनी वैष्णव जी ने अभी अपने रिसेंट बाइट में ये बताया है BBC को कि 270 के आसपास जाने गई हैं और 900 के आसपास कुछ लोग हैं जो घायल हुए हैं। हो सकता है इससे ज्यादा भी हों, मैं स्टैटिस्टिक्स पे नहीं जाऊंगा। कीमत तो एक जान की भी उतनी है जितनी हजारों जानों की है। एक व्यक्ति मरे चाहे 1000 व्यक्ति मरे, कीमत तो हर व्यक्ति की जान की है और कीमत इसकी नापी नहीं जा सकती। जो 10 लाख 20 लाख चाहे कितना भी मुआवजा उसके लिए उसकी घोषणा कर दी जाए, उससे व्यक्ति वापस नहीं आ पाएगा, परिवार पूरा बिखर जाएगा। तो सबसे पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो ये परिवार हैं जो बिखर गए हैं इस दर्दनाक हादसे के कारण, उनको शक्ति दें कि वो इस दुख भरी घड़ी से उबर के बाहर आ सकें, उनका जीवन फिर से पटरी पे आ सके। भगवान से ये प्रार्थना है जो लोग घायल हैं वो लोग जल्दी से ठीक हो जाएं। बहुत दुख की बात है। अब हम अपने UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। पहले तो आप ये देख लें कि बालासोर जो है ये उड़ीसा में है। उड़ीसा के जो CM हैं वो हैं श्री नवीन पटनायक, तो यहाँ पे बंगाल है और यहाँ पे उड़ीसा है। कमिश्नर रेल सेफ्टी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आएगी तभी कुछ पुख्ता रूप से कहा जा सकता है क्या कारण रहे जो है इतना बड़ा हादसा हुआ। इसमें 270 के आसपास डेथ की बात हुई है, ये कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो रेलवे मंत्री जी ने बताया वो यही है। उन्होंने कहा है कि उड़ीसा सरकार के हवाले से ये तथ्य मिले हैं और 900 के आसपास लोगों को बताया जा रहा है कि वो बुरी तरह से घायल हुए हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि हादसा हुआ क्यों है। तो देखिए कुछ टर्म्स हैं, मैं वो टर्म्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। मेन लाइन, लूप लाइन, पॉइंट मशीन, 4 टर्म्स हैं जिनको हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस हादसे के कारणों को समझने का एक प्रयास रहेगा हमारा। हालांकि जो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी है इनकी जब रिपोर्ट आ जाएगी तब ही कुछ पुख्ता तौर पे कहा जा सकेगा कि क्या कारण रहे इसके, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा, इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं। होता क्या है कि जैसे ये रेलवे ट्रैक है, अब ये मेन लाइन है, तो वहां पे बता रहे हैं कि जहां पे हादसा हुआ है वहां पे 2 मेन लाइन थी और 2 लूप लाइंस थी। ऐसे आप समझ लें कि ये 2 मेन लाइंस हैं, 2 लूप लाइंस हैं। और उसके बाद पॉइंट मशीन और इंटरलॉकिंग, यहाँ पे ये इन्वॉल्व है इस हादसे में कि किस कारण से हादसा हुआ। अब हुआ क्या था कि एक मालगाड़ी थी वो यहाँ पे रुकी हुई थी और पीछे से वो दूसरी ट्रेन आ रही थी
जो कि बहुत हाई स्पीड में थी, और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो करी गई, उसमें जो चेंजेस करे गए, उसको रेल मंत्री के हवाले से ये बात आ रही है, उन्होंने जो बाइट दी है, उन्होंने ये बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो चेंज हुई थी वो कारण रहा इस हादसे का कि वो गलतफहमी हुई, और उस गलतफहमी के कारण वहाँ पे एक मालगाड़ी थी और उससे आके ये वाली ट्रेन टकराई, और फिर उसके बाद तीसरी एक और ट्रेन आई, वो उससे टकराई, और इसके कारण लगभग 270 लोगों की जान गई और 900 के आसपास इंजर्ड हुए। हालांकि मेरा मानना यह है कि आंकड़ा इससे बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो ये कम ज़्यादा से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मरने को तो 270 की जगह अगर 2 लोग भी मरते, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? तो कीमत इंसान की होती है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को जो चेंज किया गया है उसके कारण ये हादसा हुआ। रेल मंत्री ने ये बोला है, अश्विनी वैष्णव जी ने ये बोला है कि विभाग का पूरा प्रयास है कि आने वाले वेडनेसडे तक ये बिल्कुल नॉर्मल सी की सिचुएशन आ जाएगी। 7 तारीख तक वो सोच रहे हैं कि जैसा पहले था उसकी तरह वो बिल्कुल नॉर्मल सी को रिज्यूम कर देंगे। अभी पूरा प्रयास यही है कि इन लाइंस को ठीक करा जाए, और यहाँ पे काम चल रहा है, और जो कैजुअलिटीज़ हैं, जो इंजर्ड हैं, उन लोगों के लिए जो राहत कार्य हैं वो भी युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे यही चीज़ है कि जो ये ट्रेन हादसा हुआ, कुछ अनप्रिंसिपल्ड, अनस्क्रूपुलस, चाटुकार किस्म के जो मौकापरस्त लोग होते हैं, जो अपना एजेंडा भी चलाते हैं और देखते हैं कि सत्ता पक्ष में कौन है और उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, उसके बाद फिर अपने फायदे के लिए वो तरह तरह के प्रपंच चलते हैं। तो उस तरह के जो चाटुकार लोग हैं वो ट्विटर पे भी अब एक्टिव हो गए हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि हेतु चाटुकारिता में लग गए हैं। उनके लिए यहाँ पे मेरा संदेश तो ये है कि इस तरह की वाहियात हरकतें ना करें। एक हादसा हुआ है, यहाँ पे लोगों की जान गई है, इसमें सत्ता पक्ष का साथ देना, सत्ता पक्ष का विरोध करना, इसका कोई मतलब नहीं है। सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा है, सत्ता पक्ष के पास मिनिस्ट्री है और उस मिनिस्ट्री में वो जो बेस्ट कर सकते हैं, हमें उस पर विश्वास रखना होगा कि वो बेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर विपक्ष उसमें आके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, तो जो चाटुकार किस्म के लोग हैं, ये कभी ममता बनर्जी को दोष देना या फिर अगर अब इसमें राहुल गांधी कुछ बोलने लग जाए तो उनको दोष देना, ये सब करना ठीक नहीं है। विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर करना, अगर कोई है। यहाँ पे मैं किसी सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष की तरफ से नहीं बोल रहा, लेकिन मैं एक लोकतंत्र में रहता हूँ और लोकतंत्र में यही होता है कि अगर सत्ता पक्ष की कुछ कमियां हैं तो विपक्ष का काम होता है उन कमियों को उजागर करना और बताना। और यहाँ पे जो मानवीय त्रासदी हुई है, इतनी जाने गई हैं, तो कम से कम हम मौन धारण कर सकते हैं, हम शांत रह सकते हैं अगर कुछ और कर नहीं सकते तो। और बस यहाँ पे एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जो रेलवे मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव, मैंने उनकी पिक्चर्स देखी कुछ सोशल मीडिया पे, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पे पहुंचे और ये देख के थोड़ा सा संतोष हुआ कि वो बिल्कुल मुस्तैदी के साथ उन्होंने यहाँ पे जो भी करना चाहिए था वो सारे उन्होंने कदम उठाए। और कुछ ऐसी पिक्चर्स भी देखी मैंने अश्विनी वैष्णव जी की, जिसमें वो सड़क किनारे ऐसे बैठे हुए थे नॉर्मल तरीके से, तो उसको देख के लगा कि कोई केंद्रीय मंत्री है और आज के समय में भी वो इस तरह से बैठा हुआ है और मतलब अपने आप को कोई बहुत ज़्यादा वीआईपी नहीं दिखा रहा। ये एक बहुत अच्छी बात है, मतलब दुख की घड़ी है तो वो भी एक उनके अंदर इंसानियत है, ह्यूमिलिटी है जो कि दिख रही है। अब कहने वाले इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, पर्सपेक्टिव होता है अपना अपना, लेकिन मुझे जैसा फील हुआ मैं वो चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। नॉर्मल अपने एक सिविलियन की तरह नॉर्मल ड्रेस में वहाँ पे आए, वहाँ पे मैंने देखा कि जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, शायद वो भी थे साथ में, तो मोदी जी नॉर्मल कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जैसे टेंट वालों की कुर्सियाँ होती हैं उस पर मोदी जी बैठे हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो साथ में खड़े हुए हैं और दूसरे व्यक्ति को बिठा रखा है, शायद वो किसी कोई अधिकारी होगा, कर्मचारी होगा वहाँ का, और या फिर वो किसी घायल का या फिर जो हताहत हुए हैं उनमें से किसी का कोई परिजन होगा। तो ये सब चीज़ें देख के एक ये चीज़ लगी कि हाँ ठीक है, जो हमारा सत्ता पक्ष है कम से कम वो सेंसिटिव तो है लोगों की दिक्कतों को देख के, उनके दुखों को देख। कोई भी सत्ता पक्ष हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे थर्ड फ्रंट का हो, उसे ऐसा ही होना चाहिए कि अगर कुछ गलती हो भी गई है तो गलती को स्वीकार करें। जब कल ममता बनर्जी जी आई हुई थी तो उस समय वो कुछ कह रही थी तो बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ श्री अश्विनी वैष्णव जी धैर्य के साथ शांत होके अपना पक्ष रख रहे थे, अपनी बात बता रहे थे। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं, उनके कारण ही एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि अराजकता मची हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य का परिचय दिया और वो अपनी एम्पैथी दिखा रहे हैं लोगों को। उस चीज़ से हमें भी सीखना चाहिए। अब जो आप लोग हैं एस्पिरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से भी एक विचार साझा करना चाहता हूँ कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, व्हाट इज इन इट फॉर अस। ये बहुत दुख की बात है कि लोगों के परिवार बिखर गए हैं, किसी के माता पिता, हो सकता है कोई नवविवाहित जोड़ा हो, वो किसी के भाई बहन या फिर किसी का बच्चा अपने हॉस्टल से पढ़ के वापस घर जा रहा हो, ऐसे बहुत से लोग होंगे, तो वो इसमें मर गए होंगे, किसी का अंग भंग हो गया होगा, लोगों के जीवन बर्बाद हो गए, जिंदगी तबाह हो गई है। तो ये किसके कारण हुआ? ये जहां तक कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो चेंज की गई उसमें लापरवाही बरती गई और उस लापरवाही के कारण ये इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी त्रासदी हुई, लोगों की जान चली गई, उनके जीवन बर्बाद हो गए। और जिसने ये छोटी सी गलती करी, लापरवाही करी, एक कैजुअल अप्रोच रखी, उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, वो तो अपना करके और निकल लिया। अब यहाँ पे जब कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी तब पता नहीं पता चलेगा नहीं चलेगा, छुपा दिया जाएगा असली गुनहगार को, या जो भी है वो चीज ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा आप बताइए। जो लोग मर गए हैं वो तो वापस लाए नहीं जा सकते, जिनका जीवन खराब हो गया है उसको कैसे सुधारा जाएगा? तो ये हुआ किस कारण से? एक बंदे की लापरवाही के कारण। तो यही लापरवाही हमें अपने जीवन में नहीं करनी है। देखिए जीवन बहुत कठिन होता है, जीवन इतना आसान नहीं होता है। जैसे भाग्य हमें चला रहा है, जैसे समय चला रहा है, अगर वैसे ही चलना है तो ठीक है, एक दिन समय खत्म हो जाएगा और जीवन भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर अपने जीवन को उच्चता की ओर ले जाना चाहते हैं तो फिर जो ये कैजुअल अप्रोच है और जो ये लापरवाही है, इसको हम जीवन से निकाल दें। हम डिसिप्लिन हो जाएं, अपने एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें जो भी करना है, हम उस काम को अपनी लाइफ की एक एसओपी हो, उस एसओपी को फॉलो करें और उसके बाद
जो गलतियां होती हैं, लापरवाहियां होती हैं, हमें उनसे बचना चाहिए। यहाँ से हम यही सीख सकते हैं, वरना इसी तरह की त्रासदी हमारे करियर के साथ भी हो जाएगी, हमारे जीवन के साथ भी हो सकती है। लापरवाही से ही तो होता है। इसी के साथ बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। मुझे इस तरीके से इस बात को प्रेजेंट करना था कि ये ना लगे कि मैं बीजेपी की साइड ले रहा हूँ या फिर मैं कांग्रेस की साइड ले रहा हूँ। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। मैं एक भारतवासी हूँ और मैं अपने देश की तरक्की चाहता हूँ। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आ जाएगी, फिर से बीजेपी आ जाएगी, फिर से कांग्रेस आ जाएगी, किसी समय थर्ड फ्रंट भी आ सकता है। तो ये सब तो चलता रहेगा। सारी सरकार है अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती है। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी बहुत अच्छे काम करने की कोशिश करी। आज बीजेपी है, तो नरेंद्र मोदी जी एक दूरदर्शिता वाले नेता हैं और उन्होंने बहुत कोशिशें करी हैं लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की। तो मैं किसी को यहाँ पे दोष नहीं दे रहा और हमें यह मानना चाहिए कि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारी। तो हम अपने सांसद और अपने विधायक चुनते हैं और उनको संसद और विधानसभा में बैठने के लिए भेजते हैं और वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब हम उन्हें भेज रहे हैं तो हमें उन पर विश्वास भी होना चाहिए कि वो हमारे हितों की रक्षा करेंगे और हमारे जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए नई नई योजनाएं लेके आएंगे। हमें मानना चाहिए कि वो ऐसा कर रहे हैं और अगर कुछ गलत हो रहा है तो विपक्ष है उस बात को उजागर करने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो आज का सेशन है ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपको इसके बारे में, रेल हादसे के बारे में कुछ नॉलेज भी मिली होगी। इसी के साथ मैं आज की वार्ता को विराम देता हूं और एक बार फिर से भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो भी इससे आहत हुए हैं उन परिवारों को शक्ति दें कि वो जल्द से जल्द इससे उबर सकें और भगवान इस तरह के हादसे दोबारा ना हो। धन्यवाद।